व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? सो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला तो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, जो लाइफ के बेसिक कंपोनेंट को बनाते हैं, बेसिक पार्ट को बनाते हैं। मीन्स दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो लिविंग सिस्टम को बनाते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। So please everyone, anyone tell me, screen and voice both are clear now this time? Biomolecules, are you able to see this? Yes sir. Okay, thank you. So biomolecules, so पहला यह आता है कि हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने क्या जा रहे हैं. So once again see, it is written organic compound. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल में. एंड इन बायोमोलिक्यूल मीन्स बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं. बट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर? ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, जो लाइफ के बेसिस पार्ट को बनाते हैं, लाइफ की बेस होते हैं. मीन्स दे आर बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. Biomolecules are organic compound which are from the organelles. Organelles, organs नहीं, organelles, जो सेल के अंदर organelles आपने पढ़ा था क्लास 9th में. That is animal cell, plant cell, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया. So biomolecules are from the organelles. Organelles are from the cell. Cell are from the tissue. Tissues are from the organs, and organ combine to form the living organism. So what are biomolecules? They are basic part of life. Means those organic compound which are from the base of life. ये तो definition हो गया. Now इंट्रोडक्शन में और कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं. अ लिविंग सिस्टम ग्रो, सस्टेन, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट, रिमेंबर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट थियरी पार्ट है केवल. द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द लिविंग सिस्टम इज दैट इट कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल. रिमेंबर दिस, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है. ऊपर का तो बता रहा है कि लिविंग सिस्टम वे होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है. दैट विच ग्रो, विच रिप्रोड्यूस इटसेल्फ और फॉर्म द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट आर कॉल्ड लिविंग. सो लिविंग सिस्टम तो ठीक है, बट द अमेजिंग पार्ट इज दैट लिविंग सिस्टम इज मेड ऑफ नॉन लिविंग पार्ट, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल. ठीक है. नाउ इस नॉन लिविंग पार्ट को पढ़ने के लिए, लिविंग सिस्टम के नॉन लिविंग पार्ट को पढ़ने के लिए जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाई गई है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डिस्कस द और डील्स विद द नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम. लिविंग सिस्टम में जो नॉन लिविंग पार्ट है उसको समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री ब्रांच पूरा बनाया गया है. नाउ सी, लिविंग सिस्टम्स आर मेड ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ईटीसी लिखा है. इसके साथ एक दो और नाम ऐड कर लीजिए, दैट इज विटामिन्स, then after enzymes, and then these two names. So remember why I had added these two. Now listen carefully. लिविंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बायोमॉलिक्यूल से बनता है, जो अभी आपने देखा. सो इन बायोमॉलिक्यूल्स में है क्या क्या, मीन्स व्हाट आर द नेम ऑफ दोज बायोमॉलिक्यूल्स which are present in living system, means those organic compounds which are present in living system. living system में कौन कौन से organic compound present होते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं. so the name are those biomolecules are
carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, vitamins and enzymes। हमारे लिविंग सिस्टम में इतने बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं एंड दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन योर सिलेबस। हमको यही बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, मतलब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। लिपिड नहीं पढ़ना है, लिपिड इज नॉट हियर, लिपिड केवल एग्जांपल में दिया है। विटामिन्स एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स नहीं पढ़ना है बिकॉज एंजाइम्स वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी इन, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमने एंजाइम पढ़ लिया है, जो वहां से अब रिमूव हो गया है, वही एंजाइम यहाँ पे भी पढ़ना था। तो यहाँ पे वो चीज अब हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी एंजाइम, बायोकैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस सब कुछ वहाँ पढ़ लिया है। सो नाउ मीन्स आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि हमको इस चैप्टर में लिविंग से रिलेटेड केमिकल्स पढ़ने हैं। एंड व्हाट आर दोज केमिकल्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। एंजाइम अब है नहीं, सो वी नीड टू डिस्कस दीज फोर। हमको ये चार चीजें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एंड व्हेन दीज फोर विल बी ओवर, चैप्टर विल बी ओवर। ये चार जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। But these four we will not discuss in bio language. We will discuss in chemistry language. Their atoms, their molecules, their structures, their chemical reactions. These we will discuss not in bio language. Bio language में नहीं discuss करना है. Now out of these it is saying कि protein and carbohydrates are essential constituent. In out of whatever name is given in front of you, that is 6: carbohydrate, protein, nucleic acid, lipid, vitamin, enzyme. Out of that 6, carbohydrate and protein are the essential constituent of food, because protein is from the body of a living organism responsible for growth, and carbohydrate is providing the energy responsible for producing energy. सो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबसे ज़रूरी है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा, अगर प्रोटीन की कमी है तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, और कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब वो बॉडी जो होगी बहुत एनर्जेटिक नहीं होगी, लूज रहेगी। जैसे आपका होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है, ड्रिप लगाया जाता है। सो दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, क्योंकि आपके बॉडी के हर फंक्शन के लिए एनर्जी जरूरी है। सोचना है एनर्जी आपको चाहिए, देखना है एनर्जी चाहिए, पढ़ना है एनर्जी चाहिए, हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी नथिंग विल बी हैपन। सो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही इस चैप्टर में सबसे, ठीक है, डीपली दिया हुआ है, और बाकी न्यूक्लिक एसिड और विटामिन तो जस्ट ऊपर से टच करके चले जाना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है। सो नाउ सी, बाकी आपको बता रहा है कि दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल, ये हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नाउ सी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट। रिमेंबर द होल चैप्टर इज जस्ट मेड ऑफ, मीन्स कंसिस्ट ऑफ और कंटेन द 4 थिंग्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। ये 4 चीज़ें पढ़ना है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बहुत डीपली पढ़ना है, एंड न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स को बस ऊपर ऊपर पढ़ के ख़त्म कर देना है। एंड 5th वन वॉज देयर, दैट इज एंजाइम्स, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं चैप्टर में, केवल नाम है। एंड आफ्टर दैट इट इज़ रिटन कि वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सरफेस केमिस्ट्री, तो ऐसा कुछ यहाँ दिया नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री में जो एंजाइम कैटालिसिस से वही यहाँ पर है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यही सबसे बड़ा पार्ट है। ये पार्ट खत्म होगा तो इससे छोटा प्रोटीन है। एंड देन आफ्टर न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। विटामिन तो केवल 2-3 पेज है, बट कार्बोहाइड्रेट इज अप्रॉक्स, ठीक है, आई थिंक 10 पेज और 12 पेज। तो सबसे बड़ा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। रिमेंबर बायोमोलिक्यूल्स, to discuss the 5 in this chapter. Carbon and enzyme. Enzyme is already discussed, so that we will not discuss. Carbohydrate and protein, these two are very essential
constituent. So these two we will discuss deeply. So I'm going to start the first one, carbohydrate. I screen was both are clear. Anyone please tell me. Is Yes, sir. okay. So now see carbohydrate. Now carbohydrate definition you know from class. Carbohydrate का definition आप class 6 से जानते हैं. What is the definition there? That is written in front of you. That is the compound which made of carbon, hydrogen and oxygen और hydrates of carbon, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और दोज कंपाउंड. क्लास 6 में तो इसी तरह दिया है, ऑल दोज कंपाउंड विच आर मेड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन. जिस भी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. बट दिस इज ओल्ड, ये ओल्ड डिफिनीशन है. ओल्ड डिफिनीशन क्या है कि ऑल दोज कंपाउंड्स which are hydrates of carbon or follow the formula CxH2O whole Y. Hydrate water आप कहते हैं, hydrates मतलब Y in quantity and carbon X in quantity. So those compounds which are hydrates of carbon or which are follow the formula CxH2O whole Y formula that are called carbohydrates, उनको carbohydrates कहते हैं. This is old definition. ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 लेवल डिफिनीशन. ठीक है. सी ग्लूकोज C6H12O6, we can write this C6H2O whole 6. So ये हो गया CX and H2O whole Y. So this formula is going to be fit in this formula, that is hydrates of carbon. So this is carbohydrate. ठीक है, ठीक है. अभी इसकी बात नहीं करेंगे, बट ठीक है, फिर आगे जैसे बढ़े, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, उस फॉर्मूले पे सबको फिट करते गए. देन द साइंटिस्ट हैव गॉट कि दिस फार्मूला इज ऑल्सो फॉलोड बाय सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नॉट कार्बोहाइड्रेट. ये फार्मूला जो है दैट इज CxH2O whole Y. This formula is also followed by or to be fit on the formula of some other organic compound which are not carbohydrate, like acetic acid. Acetic acid is an acid, it is an organic compound, but it is not a carbohydrate. ये carbohydrate नहीं होता है. And this formula is fit on this also, like C2H4O2. So C2H2O whole twice, but it is not carbohydrate. Then the problem is going to be start. तब problem शुरू हुआ कि if we will go with the old definition, then the problem is there ki some other non-carbohydrates are also follow this formula. So how we can identify that what is carbohydrate? And on the another hand, there are some organic compound whose formula is not fit in this, जिनका फार्मूला इसमें फिट ही नहीं हो रहा है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, बट उनका फार्मूला फिट हो जा रहा है, जैसे एसिटिक एसिड. बट सम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं, लेकिन इनका फार्मूला फिट नहीं हो रहा है, C6H12O5. अब ये जो है CxH2OY पे फिट नहीं हो रहा है, बिकॉज वन ऑक्सीजन इज लेस. सो देन द प्रॉब्लम हैव स्टार्टेड. तब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरा तरीका लिया है. The final definition of carbohydrate का final definition आया, that is on 12th basis. First information, carbohydrates are optically active. Optically active. Hello Elken, hello Erin.
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी जिसमें आपको बताया गया था दोज कंपाउंड वो सॉल्यूशन हैव कैपेबिलिटी टू रोटेट द पीपीएल दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। सो पहला इंफॉर्मेशन ये बताया गया कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होते। तो फार्मूला लगाने के बाद फिर उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी गई कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। सेकेंड, पॉलीहाइड्रोक्सी, polyhydroxy means they have the hydroxyl group OH that is more than 3-4, जिनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप 3-4 से ज्यादा होगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड दे हैव द मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन, इनके पास मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होगा। So those organic compound which are optically active, polyhydroxy in nature and have aldehyde or ketone as main functional group, वे कार्बोहाइड्रेट पॉली 3 से ज्यादा OH होगा, 3 OH नहीं होगा, 3 से ज्यादा होगा, या 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा, 3 से कम नहीं होगा। सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी इन नेचर, हैव एल्डिहाइड और कीटोन एज मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। उनको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। And carbohydrates can undergo hydrolysis also to give their smaller unit. कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलिसिस भी करते हैं और स्मॉलर यूनिट में ब्रेक होते हैं, मीन्स लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में भी ब्रेक होते हैं। कैसे, वो अभी आगे पता चलेगा। कैन भी मैंने कहा है, ब्रेक हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है विच प्रोड्यूस unit on hydrolysis, this property is not for all carbohydrate, ये सारे के लिए नहीं है, this is for some of them, ठीक है, और you can say 80% of them, ठीक है। but optically active polyhydroxyaldehyde ketone 1 is for all। so पहले आप क्या बोलेंगे? those organic compound which are optically active, polyhydroxy in nature and have aldehyde or ketone as main functional group are called carbohydrates, and carbohydrates can undergo hydrolysis to produce smaller units also। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस करके स्मॉलर यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। अनदर, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड भी कहते हैं। नाउ why they are called saccharides? Then some of the carbohydrates are sweet in taste, not all, I'm not saying not all, ठीक है। some of the carbohydrates are sweet in taste, that's why means saccharine, saccharine is a Greek word which means sugar, sugar मतलब sweet, that's why they are also called saccharides, इसलिए इनको saccharide भी कहते हैं। saccharide word comes from a Greek word saccharon which means sugar। now see, if you will remember कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस, तो वहां पे एक रिएक्शन था कि सुक्रोज अंडरगो कैटालिटिक रिएक्शन टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। किसी ने पूछा था कि सर बोथ हैव द सेम फार्मूला, ऐसे आपका लिखा था C12H22O11, आई थिंक प्रसून और सत्यम समवन वाज देयर हु हैज आस्क्ड कि सर इसके H2O से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराने पे एसिडिक मीडियम में जो प्रोडक्ट बना था दैट इज C6H12O6 एंड C6H12O6, ठीक है। और इसमें एक को लिखा था ग्लूकोज
आपके पास पीडीएफ होगा, चेक कर लीजिएगा। होमोलिटिक फिजन में, सॉरी होमोलिटिक फिजन करें, होमोजीनस कैटालिसिस के एग्जांपल में। एंड दिस वन इज फ्रक्टोज, ये लिखा था और किसी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि सर दोनों में तो सेम फार्मूला है। सो यस, in carbohydrates maybe formula will be same but their property will be different. How? दोनों के पास फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 and C6H12O6. Now C, हम कहाँ पर थे, अब इसको देखते हैं। C, ये this is C6H12O6 and this is also C6H12O6. Count the carbon 1 2 3 4 5 6, जहां जहां ज्वाइंट है वहां कार्बन है, आपको पता है 6 कार्बन। नाउ ऑक्सीजन, काउंट द ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 O6. नाउ काउंट द हाइड्रोजन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 2 12. C6H12O6, ये भी C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है, both are C6H12O6. then what is the difference? it is glucose. अभी केवल इतना जानिए, ये छोड़ दीजिए, अभी इसकी बात नहीं करें। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। what is difference in these two? then C, ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। optically active, where you find कि these are optically active or not, then see this, ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव में आपको कहा गया था डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो इज प्लस साइन और स्मॉल डी बिफोर द नेम एंड लीवो इज माइनस साइन और स्मॉल एन एल बिफोर द नेम। सो प्लस माइनस शो कर रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओके। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH is more than 3, 1 2 3 4 5, so 1 2 and 3 5, 3 से ज्यादा OH हैं, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, पॉलीहाइड्रोक्सी भी फॉलो कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। सो यू कैन सी नाउ हियर in glucose aldehyde group is present and in ketone in fructose ketone group is present. This is the difference between the glucose and fructose. यही डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। C6H12O6 में अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा सो दैट विल बी ग्लूकोज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा सो दैट विल बी ये दो को रिप्रेजेंट करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, बट ग्लूकोज इज एल्डिहाइड कंटेनिंग एंड फ्रक्टोज इज कीटोन कंटेनिंग। इसके बारे में अभी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी केवल इतना जान लीजिए ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या मेन डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस इज ग्लूकोज इज हैविंग एल्डिहाइड एज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड फ्रक्टोज इज हैविंग कीटोन एज मेन फंक्शनल ग्रुप। अभी हमको इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा अभी यहाँ पे हम नहीं बात कर रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये केवल आपको बताया जाता है। आई हैव गिवन जस्ट वन एग्जांपल। कंपाउंड मस्ट बी हैव द 3 प्रॉपर्टी, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए और एल्डिहाइड और कीटोन मेन कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन इज रिटेन देयर, बोथ विल नॉट बी देयर। सो यू कैन सी ग्लूकोज में एल्डिहाइड है एंड फ्रक्टोज में कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी 3 से ज़्यादा OH है एंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर आपको प्लस माइनस साइन शो कर रहा है। सी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये पूरा बॉडी में जो आपको दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलता है, ये सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट्स
नाउ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया कि all are not undergo hydrolysis, some of them are undergo hydrolysis, some others are not undergo hydrolysis. So on the basis of hydrolysis, carbohydrates are of three types. Carbohydrates तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, oligosaccharides and polysaccharide. Now listen carefully. Monosaccharides means mono word means क्या होता है, एक, means monosaccharides are not undergo hydrolysis. मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस नहीं देते हैं, मीन्स हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते हैं, मीन्स दे आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू देयर स्मॉलर यूनिट। ये अपने स्मॉलर यूनिट में ब्रेक नहीं होते हैं, दे आर ऑलरेडी स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सबसे छोटे यूनिट खुद होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलिसिस करते हैं। Then what is difference between these two? Oligosaccharides are those which undergo hydrolysis to give 2 to 10 monosaccharides. 2 to 10 monosaccharide means आप कह सकते हैं जैसे एक मोती की माला होती है, ठीक है, पर्ल नेकलेस, तो उसमें पर्ल जो हो गया वो मोनोसैकेराइड हो गया, विच कांट बी ब्रोकन डाउन अगेन, जो दोबारा ब्रेक नहीं हो सकता। बट when 2 to 10 pearls are mixed or join and form a necklace, जब 2 से 10 पर्ल आपस में कंबाइन होके नेकलेस बना रहे हैं, सो दैट नेकलेस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। चाहे वो 2 पर्ल का हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑल आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड, सबको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। सो इन हियर यू कैन राइट इन 2 वे, आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड सबसे छोटा है, ओलिगो एंड पॉली आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोसैकेराइड और कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तब वो ओलिगो बनता है या पॉली बनता है, मतलब बेसिक वन इज मोनोसैकेराइड। सो नाउ ओलिगोसैकेराइड यू कैन से इन 2 वे, 2 तरीके से कर सकते हैं। दोज carbohydrates which are undergo hydrolysis to produce 2 to 10 monosaccharide, जो हाइड्रोलिसिस करके 2 से 10 मोनोसैकेराइड देते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10 मोनोसैकेराइड देते हैं, एक तरीका कि हाइड्रोलिसिस करके 2 से 10 मोनोसैकेराइड देते हैं। सेकेंड वे, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट मतलब वे कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड, जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बने हो या जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड दें, दैट आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। उन कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। सो पॉलीसैकेराइड आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दोज कार्बोहाइड्रेट्स which are made of more than 10 monosaccharide or which give more than 10 monosaccharide on hydrolysis, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड देते हैं या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड के बने होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स, उनको पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है। नाउ सी, मोनोसैकेराइड क्या लिखा है, दे आर नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस नहीं देते हैं, मीन्स अपने से छोटा यूनिट नहीं बनाते। अभी इसके बारे में बात नहीं की है, अभी केवल ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओलिगोसैकेराइड किसको कहते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड ऑफ इल्ड मेड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड, या कहिए या विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड, जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड के बने होते हैं या
जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड देते हैं। अभी इसकी डिस्कस नहीं हुई है इंफॉर्मेशन। एंड ये तो ओलिगो का ही है। पॉलीसैकेराइड, सो दोज कार्बोहाइड्रेट which are made of large number of monosaccharide, means you can say more than 10। large number मत लिखिएगा, बल्कि आप यहाँ लिख दीजिए more than 10 monosaccharides। more than 10 means those carbohydrate which are made of more than 10 monosaccharides। और आप कह सकते हैं those carbohydrate which undergo hydrolysis to give more than 10 मोनोसेक्राइड, जो हाइड्रोलिसिस करके 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड देते हैं। सो सी, मैंने आपको क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाई इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। आउट ऑफ मोनो, ओलिगो एंड पॉली, मोनो इज नॉट ओलिगो एंड पॉली आर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। Oligo is undergo hydrolysis to hydrolysis more than monosaccharide, more than saccharides. And second way you can say कि oligosaccharides are those which are undergo hydrolysis give 2 to 10, or those carbohydrates which are made of 2 to 10 जो 2 से 10 मोनोसेक्राइड के बने होते हैं कहिए, या विच गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। एंड पॉलीसेक्राइड्स आर दोज विच आर undergo hydrolysis to give more than 10 monosaccharide, or you can say those carbohydrates which are made of more than 10 monosaccharides। तो अभी हमने केवल डिफिनीशन पढ़ा और इसके बारे में भी आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। So I am going to stop just here and tomorrow we will discuss after this। So आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं, because maybe most of some of you are not here from your classmates। So बायोमोलिक्यूल्स का डिफिनीशन पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से पढ़ने हैं ये इंफॉर्मेशन पढ़ा हमने। एंड देन आफ्टर कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन, ओल्ड डिफिनीशन, एंड व्हाई ओल्ड डिफिनीशन इज डिस्क्वालीफाई, the reason behind that, and then after new definition, and new definition is 100% okay. Now then after the classification of carbohydrate on the basis of hydrolysis, and the definition of all 3 carbohydrates on the basis of hydrolysis, that is monosaccharide, oligo and poly। इतना हम लोगों ने डिस्कस किया। So now I am going